Hello dear student, myself Raman Shukla from SBM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read about chapter 4th of SST of class 5th. In our today's video, we are going to read about animal life in equatorial rainforest. Equatorial rainforest have a rich variety of animal, birds, butterflies, insects and snakes. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में रिच वैरायटीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, बटरफ्लाई की, इंसेक्ट्स की और स्नैक्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम इन द ट्रीज इंस्टीड ऑफ ऑन द ग्राउंड। इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपना जो लाइफ है वो ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, वो ग्राउंड पे बहुत कम आते हैं। एज वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द ग्राउंड, ईच लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट हैज इट्स ओन यूनिक लाइफ फॉर्म। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, इस वजह से ज़्यादातर समय अपना जो है पेड़ों पे ही गुजारते हैं। तो इस पूरे जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स हमने पढ़े हैं। उन 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स की जो एनिमल लाइफ है वो अलग अलग है, मतलब उसमें अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। आर्माडिलोज, एंटीटर्स एंड गोरिल्लाज लिव इन द फॉरेस्ट फ्लोर। आर्माडिलोज, एंटीटर और गोरिल्ला जो हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं। स्नैक्स, जगुआर, लियोपार्ड, फ्रॉक्स एंड लिजार्ड्स लिव इन द अंडर स्टोरी। स्नैक्स, जगुआर, लियोपार्ड और फ्रॉक्स जो हैं, लिजार्ड, ये लोग अंडर स्टोरी में रहते हैं, जो कि दूसरी लेयर है। स्पाइडर मंकी, ओरांगुटन, स्लोथ एंड ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स लाइक टॉकन्स, मकाओ एंड पैरट्स लिव इन द कैनोपी। They are live in the canopy. Spider, monkey, orangutan, sloth and brilliantly colored bird like toucans and macaque and parrot. Eagles, bats, monkey and butterflies are found in the emergent layer. Emergent layer जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 60 मीटर। तो ईगल्स, बैट्स, मंकी और बटरफ्लाई जो है वो इमर्जेंट लेयर में रहते हैं। क्रोकोडाइल, स्नैक्स एंड टर्टल्स आर फाउंड इन द रिवर। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की रिवर्स हैं उसमें क्रोकोडाइल, स्नैक, टर्टल ये सब पाए जाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ह्यूमन लाइफ। अब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इन द इक्वेटोरियल रीजन मोस्ट ऑफ पीपुल लिव इन cities along the coast as living condition within the rainforest are very difficult। ये स्टूडेंट इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, जो कि कोस्ट के किनारे हैं, कोस्टल इलाके में हैं। और क्योंकि कंडीशन है वो रहने के लिए रहना वहाँ बहुत ही डिफिकल्ट है। Hunting, agriculture, fishing, forestry and mining are the main occupation of the people। ये स्टूडेंट यहाँ के जो पीपल्स हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के, इनका जो मेन वर्क है वो है हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। हंटिंग मीन्स ये शिकार करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब ये फार्मिंग करते हैं, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ते हैं, फॉरेस्ट्री का मतलब जो फॉरेस्ट में उनके इम्पोर्टेंट पेड़ वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह, जिनसे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, उनकी देखभाल करते हैं या अगर उनको लगाते हैं। जो लास्ट वर्क है इनका इम्पोर्टेंट वो है माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है कि ये स्टूडेंट जो मिनरल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं मिट्टी में, तो उनको खोद की मिट्टी में से निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। ठीक है। इसके बाद है A small group of tribal people continue to live in the rainforest. Some are hunters and gatherers, others practice shifting agriculture. One of the oldest method of cultivation in this method, a patch of ground is cleared by cutting of trees. Dear student, यहाँ पे हंटिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग के अलावा जो अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है डियर स्टूडेंट, ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है। मतलब एग्रीकल्चर का सबसे पुराना मेथड, जो शुरुआती मेथड है एग्रीकल्चर का, उसको फॉलो कर। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो एक फॉरेस्ट का एक पैच होता है, एक हिस्सा होता है, द ट्रीज, वहाँ के ट्रीज को कट किया जाता है, उसके बाद उसे बर्न किया जाता है, उस एरिया को जलाया जाता है। तो इस तरह से जो द ऐश मेक्स द सॉइल फर्टाइल, तो वहाँ से जो ऐश मिलती है, जो राख उत्पन्न होती है जलाने के बाद, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। The cleared plot of land is cultivated for a few years till it loses its fertility. जो क्लियर्ड प्लॉट है लैंड का, इस पर फिर कल्टीवेशन शुरू किया जाता है कुछ सालों के लिए, और कल्टीवेशन तब तक करते हैं जब तक कि वो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस, मतलब उर्वरता को खो नहीं देती। The farmers then move to another place where the process is repeated. इसके बाद जो फार्मर्स हैं वो दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसी प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, शिफ्टिंग एंड एग्रीकल्चर को। ये स्टूडेंट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अदर वर्ड में स्थानांतरित कृषि, इसके अलावा इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न। Around 300 years ago, European traders introduced plantation farming in many parts of the equatorial region. लगभग 300 साल पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, इन्होंने प्लांटेशन फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया इक्वेटोरियल रीजन में। इन दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशन। इस तरह की जो फार्मिंग होती है, इसमें जो क्रॉप्स हैं उनको लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, मतलब बड़े फार्म्स में, और उन फार्म्स को बोलते हैं प्लांटेशन। सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन आर रबर, टी, कोकोआ, पाइनएप्पल एंड बनाना। ये स्टूडेंट, इस तरह के प्लांटेशंस में जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, दे आर रबर, टी, कोकोआ जिससे कॉफ़ी बनती है डी स्टूडेंट, पाइनएप्पल एंड बनाना। मलेशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। कोकोआ इज कल्टिवेटेड मेनली इन द आइवरी कोस्ट, घाना, इन वेस्ट अफ्रीका एंड इन मलेशिया। मलेशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कोकोआ जो है मेनली आइवरी कोस्ट और घाना में उगाया जाता है, इसके अलावा ये मलेशिया में भी उगाया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट challenges facing the region. Mean to say, what are the challenges they face this time? One of the main challenges facing this region today to bring about economic progress without destroying the environment. सबसे बड़ा जो चैलेंज इक्वेटोरियल रीजन के लोगों के सामने है वो ये कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बनाए रखना बिना एनवायरनमेंट का कोई नुकसान पहुंचाए। मीन टू से, हियर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट लाइक प्लांटेशन, ranching and as well as place for habitation. These all required land, and the requirement of land is completed by clearing the forest. In other words, we can say all economic activities depend on the degradation or destroying of the environment. तो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय इक्वेटोरियल रीजन के लोगों के सामने है
कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बनाए रखें। The large-scale cutting of trees for mining, timber, agriculture and ranching is threatening the life of the tribal people. Dear student, जो large scale पे cutting of trees हो रही है, किस चीज़ के लिए? माइनिंग के लिए, टिम्बर के लिए। टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी, इन लकड़ियों से घर बनाया जाता है, उसके लिए। एग्रीकल्चर के लिए, रैंचिंग के लिए, मतलब रैंचिंग क्या है? यहाँ पे जो रैंचेज होते हैं उनमें लार्ज स्केल में कैटल्स को रेयर किया जाता है, तो रैंचिंग के लिए पेड़ों की कटिंग होती है। इज थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपुल, ये जो ट्राइबल पीपुल हैं उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो ट्राइबल पीपुल का हाउस है, घर है, वो है फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ट्राइबल पीपुल के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाए। इट इज आल्सो एंडेंजरिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन। इसके साथ साथ जो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन की वाइल्ड लाइफ है वो भी इससे खतरे में आ रही हुई, भी उसके लिए खतरा, एंडेंजरिंग कंडीशन है। डिफॉरेस्टेशन हैज आल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, जो ये पेड़ों की कटान है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन जो है अपर लेयर ऑफ जो सॉइल है जिस पे कि हम फसलों को ग्रो करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ये रेन वाटर के द्वारा, बारिश के पानी के द्वारा या एयर के द्वारा जब ये लेयर इरोडेड हो जाती है, मतलब इसको उड़ा ले जाता है, पानी अपने साथ बहा ले जाता है या हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है, तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो डियर स्टूडेंट, अगर मिट्टी की ऊपरी परत इरोड हो चुकी है तो उसमें कोई फसल नहीं उगती है, या उगती भी है तो उतना अच्छा हमें प्रोड्यूस नहीं मिलता है उसका। तो इस तरह से विच इज़ अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ द रीजन। तो जो सॉइल इरोजन है इससे उस रीजन का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, मतलब खेती के बाद जो रिजल्ट मिलता है लोगों को, वो एक तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। Just an explanation of this chapter is completed. Now we are going to know summing up of the chapter. ये एक तरह से समरी है पूरे चैप्टर का डियर स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन लाइज इन द टॉरिड जोन। द क्लाइमेट हियर इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। डियर स्टूडेंट, जो इक्वेटोरियल रीजन है वो टॉरिड जोन में पाया जाता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट का मतलब गर्म होता है, ह्यूमिड का मतलब है यहाँ बहुत ही नमी रहती है। द रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर। यहाँ रेनफॉल जो है पूरे साल होती है, बारिश पूरे साल होती है। Dense evergreen equatorial rainforest grow in this region. They are always green, become the trees shed their leaves at different time. ये जो यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं और ये हमें पूरे साल हरे भरे दिखते हैं। इसके पीछे जो रीजन्स है, रीजन बिहाइंड दिस इज द ट्रीज सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम। मतलब जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को सेट करते हैं, गिराते हैं डिफरेंट टाइम। तो इस तरह से जब हम पूरे साल भर इस जंगल को देखते हैं तो हरा भरा दिखता है। साल के किसी महीने में आप देखिए, इन एवरी मंथ, इन एनी मंथ ऑफ ईयर, दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन। द फॉरेस्ट हैव 4 distinct layers. These forests have 4 distinct layers. ये पूरे जो जंगल हैं इनमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर, पहली जो लेयर है दैट इज फॉरेस्ट फ्लोर। सेकेंड इज द अंडर स्टोरी, नेक्स्ट इज द कैनोपी एंड लास्ट इज द इमर्जेंट लेयर। इस तरह से इस जंगल में कुल 4 लेयर्स हैं। फॉरेस्ट
फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी एंड इमर्जेंट। जो इमर्जेंट लेयर है वो सबसे ऊंची लेयर है। डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट जो एनिमल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन सिटीज अलोंग द कोस्ट। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल पीपुल लिव इन द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं और वो शहर जो हैं वो कोस्ट पे हैं, मतलब जंगल के किनारे हैं। और यहाँ पे ट्राइबल जो स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियों का छोटा समूह है, वो रेन फॉरेस्ट के अंदर रहता है। हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ दिस रीजन। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है उसमें हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। सम ट्राइबल ग्रुप आर हंटर गैदरर, सम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं इनमें से कुछ तो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं और कुछ जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेसिंग द रीजन। इस रीजन में डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस रीजन को फेस कर। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डियर स्टूडेंट, जब लार्ज स्केल पे कटिंग ऑफ ट्रीज होती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और जब डियर स्टूडेंट लार्ज स्केल में प्लांट किया जाता है ट्रीज को, इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन और समिंग अप जो है वो क्लियर हुआ चैप्टर का। अब हम एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के बारे में जान लें। पहला एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है नेचुरल वेजिटेशन। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज प्लांट लाइफ दैट ग्रो नेचुरली इन अ रीजन विदाउट हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस and which is controlled by the climatic condition of that region। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो प्लांट लाइफ है दैट ग्रो नेचुरली इन ए रीजन विदाउट हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट रीजन। मतलब बिना ह्यूमन सपोर्ट के या हेल्प के जो वेजिटेशन डेवलप होती है और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो खुद को ग्रो करती है, तो इस तरह की जो वेजिटेशन होती है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वेयर द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। द ट्रीज आर नेवर बेयर ऑफ लीव्स एंड द फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं जो कि पूरे साल हरे भरे रहते हैं, मतलब पत्तियों से कभी खाली नहीं होते हैं। और इनमें जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में अपनी लीव्स को सेट करते हैं। यही रीजन इसके पीछे है कि ये हमें कभी हमेशा हरा भरा दिखता है। प्लांटेशन फार्मिंग, a type of farming where crops are grown on large farms called plantation. Growing crops called plantation. प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें फार्म्स को लार्ज स्केल में बनाया जाता है, फसलों को लार्ज स्केल में उगाया जाता है और इसमें ज़्यादातर एक ही तरह की फसलें लगाई जाती हैं ज़्यादा। तो इस तरह की जो फार्मिंग है उससे हम कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या है? परमानेंटली क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अनदर पर्पज सच एज ग्रोइंग क्रॉप्स और सेटिंग अप फैक्ट्री। इसके लिए परमानेंटली क्लियर कर दिया जाता है फॉरेस्ट को कि वो या तो क्रॉप्स को उगाने के लिए या कोई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पूरी तरह से जंगल को क्लियर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है डियर स्टूडेंट? अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर पैचेज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड अ फ्यू ईयर्स टिल दे लॉस फर्टिलिटी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में
फॉरेस्ट के एक टुकड़े को क्लियर किया जाता है, उस पर कल्टीवेशन शुरू किया जाता है, एग्रीकल्चर शुरू किया जाता है, और एग्रीकल्चर तब तक किया जाता है जब तक कि वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस नहीं कर देते। ट्राइबल पीपुल द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ अ लैंड, एक लैंड जो है उसके जो ओरिजिनल सेटलर्स हैं, जो सबसे पुराने समय से वहाँ रहते हैं, उनको हम ट्राइबल पीपुल कहते हैं। रैंचिंग, रनिंग a ranch is very large from where cattle are raised for sale। रैंचिंग जो है, रैंच जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें कैटल्स को रेयर किया जाता है और उन्हें सेल करने के लिए रेयर किया जाता है। तो इस तरह से चैप्टर 4 जो SST है आपका, द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। हमने समिंग अप भी पढ़ा और एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड के बारे में भी हमने डिस्कस की। अब आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।